मानव भूगोल के सेकेंड ईयर के बच्चों, आज हम आपके एक और नए टॉपिक जनसंख्या संरचना पर बात करेंगे। जनसंख्या संरचना के बारे में सबसे पहले जनसंख्या की आयु संरचना यानी एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए उस देश की जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन आवश्यक होता है। इससे जनसंख्या के बढ़ने और घटने, कार्यशील व्यक्तियों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी का आभास हो जाता है। यद्यपि कुछ पश्चिमी देशों को छोड़कर अधिकांश देशों में आयु संबंधी आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते हैं। विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों में आयु समूह जनसंख्या का वितरण अनुमानित होता है। अब आश्रितों का अनुपात देखिए आप कि आयु वर्ग 0 से 14 साल के बच्चे, विकासशील देशों में वो लगभग 40.8% अपने बड़ों पर निर्भर करते हैं, जबकि विकसित देशों में 26.7 होते हैं। फिर 15 से 65 का आंकड़ा बढ़ रहा है और 65 के ऊपर देखिए तो बच्चे, वृद्ध और टोटल जो है ये अलग अलग तरीके का वो है कि आयु वर्ग जो होता है 15 से 65 आयु वर्ग के लोगों को अधिकांशतः वर्क करते हुए देखा जाता है, यानी कार्यशील जनसंख्या 15 साल से लेकर 65 साल तक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कार्य करता है और उसके बाद वह आश्रित होता है। तो अब इसमें जो बच्चे होते हैं वो 73 से 75% तक आश्रित रहते हैं और जो वृद्ध होते हैं वो भी अगर कार्यशील हैं और उनको सरकार की तरफ से भी कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, और अगर वो सरकारी कर्मचारी या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हैं और पेंशन वाली योजना के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें मिलता है, तो वो सारे आश्रित नहीं कहलाएंगे। आश्रित केवल वही वृद्ध होंगे जो वर्क नहीं करते हैं या किसी भी तरह का कोई आर्थिक लाभ वो नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए वृद्धों की संख्या जो है वह विकासशील देशों में 6.9 होती है, क्योंकि विकासशील देशों में आर्थिक स्थितियां इतनी सुदृढ़ नहीं होती और व्यक्तियों को अधिक उम्र तक भी कार्य करना पड़ता है, तो वहाँ आश्रितों की संख्या कम होती है। जबकि विकसित देशों में चूँकि आर्थिक लाभ वृद्धों को अधिक मिलता है तो वहाँ आश्रित जो है ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आपका ये टेबल जो है वो है देश और आयु समूह, जिसमें मैंने ये पूरा आपका दिया है। इसमें अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इटली, ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए हैं कि यहाँ पर इन आयु समूह के कितने % लोग आश्रित हैं और कितने % लोग वहाँ पर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। अब विकासशील देशों में जनसंख्या की जो आयु संरचना है, हालांकि ये आंकड़े पुराने हैं, 2001 के हैं, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की देखिए आयु समूह, फिर भारत का कंपैरिजन देखिए आप, तो भारत में जो 0 से 4 वर्ष वाली जनसंख्या है वो 12% है, 5 से 14 वाली 22, 15 से 20 वाली जो है वो 19.3 और 25 से 65 वाली जो है 25 से 64 वर्ष वाली जो है वो 41.6 और 65 से ऊपर 4.6। तो यानी बुजुर्गों की जनसंख्या जैसे जैसे हम देखते हैं तो लगातार कम होती हुई आपको दिखाई देती है। अब वस्तुतः आयु समूह की दृष्टि से जनसंख्या वितरण के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। जैसे पहला, सामान्यतः विकासशील देशों में युवा जनसंख्या और विकसित देशों में प्रौढ़ों और वृद्धों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब इसका प्रश्न उठता है कि क्यों? क्योंकि सामान्यतः विकासशील देश जो होते हैं वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं या वहाँ पर अधिक उम्र तक व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता है, तो औसत आयु जो होती है वो उनकी घटी हुई रहती है, मृत्यु दर अधिक होती है। विकसित देशों में चूँकि स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं
और उनके कारण उम्र जो है, औसत आयु व्यक्ति की, वो बढ़ जाती है। अब इस समय के काल में यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, वहाँ भी एक छोटे से वायरस ने बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की इम्यूनिटी के आधार पर देखा जाए तो जहाँ ज़्यादा विकसित देश थे या जहाँ ज़्यादा सुविधाओं में लोग रह रहे थे, उनकी इम्यूनिटी कम थी। तो विकसित देशों में इस बीमारी से लोग ज़्यादा मरे, जबकि विकासशील देशों में कम मरे। अब इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना वर्कआउट या स्वास्थ्य की दृष्टि से जितना हम अधिक कार्य करते हैं, उतना ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। जितना हार्ड वर्कर जनसंख्या होगी, जितना शारीरिक श्रम ज़्यादा करेगी, उतना ही आपके देश की जनसंख्या अधिक इम्यूनिटी वाली होगी, और अधिक इम्यूनिटी होगी तो इस तरह के वायरस आपके स्वास्थ्य पे अधिक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो जिन देशों को आज विकसित कहा जाता है, उनमें पूर्व औद्योगिक अवस्था में युवा जनसंख्या का आधिक्य था, लेकिन औद्योगिक विकास के उत्कृष्ट काल में अब इसमें परिवर्तन आ गया है और वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत पूर्व की अपेक्षा बढ़ गया है। अब इस स्थिति को क्या कहते हैं? एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी एज बढ़ रही है। यह स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया में पाई जाती है। अतः अब वहाँ वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से घट रही है, क्योंकि वृद्धों की संख्या बढ़ रही है तो जन्म दर जो है वो घट रही है। किसी भी देश की जनसंख्या में युवा अथवा वृद्ध, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में स्त्रियों की जो प्रजनन क्षमता है वो कैसी है। जब आपके जन्म अधिक होते हैं तो जन्म दर ऊंची होती है, जनसंख्या युवा होती है। लेकिन जहाँ जहाँ जन्म दर आपकी कम है, जहाँ जहाँ आपका प्रसवन कम है, वहाँ वहाँ जन्म दर कम होने के कारण कम बच्चों का जन्म होता है और जनसंख्या में वृद्धों की संख्या अधिक होती चली जाती है। अब आप इसको इस तरह भी से देखेंगे कि विकासशील देश जो हैं वहाँ अधिकांशतः अभी भी वर्तमान समय में भी शिक्षा को अधिक महत्व नहीं देकर शादी विवाह को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, और इसके कारण लड़की जैसे ही 15-16 साल की होती है, परिवार में उसकी शादी की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और अधिकांशतः जो हमारे सरकार ने भी 18 साल निर्धारित की है आयु, अधिकांशतः लोग उससे पहले भी, चूँकि हमारे यहाँ अशिक्षा, गरीबी, सामूहिक विवाह जैसे जिसमें कि 2-3-4 भाइयों के बच्चों को एक साथ शादी कर दी जाती है, उसमें जो कोई छोटा भी है तो उसकी भी शादी कर दी जाती है कि बाद में दोबारा खर्चा कौन करेगा। तो इस तरह की जो परंपराएं हमारे देश में चलती हैं, उससे हमारे यहाँ लड़कियों की शादी जो है वो समय से पूर्व हो जाती है। अब जब कम उम्र में शादी होगी तो निश्चित ही तौर पर उसकी प्रजनन क्षमता अधिक होगी। वो बच्ची 18 साल से लेकर 28, 30, 35 साल तक संतानों उत्पत्ति कर सकती है। तो आप देखिए कि विकसित देशों में जो उम्र है वो 21 से 28 साल है, यानी अधिकांशतः पढ़े लिखे और सभ्य समाज कह लीजिए, शिक्षा का स्तर जिनमें बढ़ चुका है, वहाँ 28 से 30 साल तक भी लड़कियाँ और लड़के शादी नहीं करते हैं। वो अपना कैरियर बनाते हैं, अपने शिक्षा को महत्व देते हैं। तो इस कारण से विकसित देशों में जन्म दर जो है वो धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि जो उम्र बढ़ती है संतानोत्पत्ति का जो रेट होता है, दर होती है, वो घट जाती है। तो संतान फिर आफ्टर 30 ईयर बच्चे भी वो कम ही पैदा करते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें बहुत अधिक संख्या में बच्चे पैदा नहीं करने हैं। तो इसी कारण से आजकल जो ट्रेंड है भारत में भी, शहरों की तरफ 1 या 2 बच्चे, बहुत अधिक हो तो 3 बच्चे, इससे ज़्यादा बच्चे कोई भी परिवार अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सुविधाएं बहुत महंगी हो गई हैं। और इन सब की सुविधाएं हमारे बच्चों को मिले, यह सोचकर हमारे जो
फैमिली प्लानिंग जो चलती है उसके कारण बच्चे एक या दो ही घरों में होने लगे हैं। और ये धीरे धीरे क्या हो गया है कि जब बच्चे कम होते हैं तो उनके स्वास्थ्य संबंधी और उनकी अन्य भोजन संबंधी ऐसी चीज़ें आवश्यकताएं बहुत प्रॉपर पूरी होती हैं, और उसके कारण उन बच्चों में जो उम्र होती है वो बढ़ जाती है और वो आसानी से 70, 80, 90 साल तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो जन्म दर कम होने से वृद्धों की संख्या ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाती है। तो आप ये देखिए कि विकासशील देशों में फ़िलहाल अभी भी बच्चों की शादी का उम्र कम होने के कारण संतानोत्पत्ति ज़्यादा है, तो इसी कारण जनसंख्या भी ज़्यादा है। और विकसित देशों में अधिक उम्र में शादी करने के कारण जन्म दर कम है और वहाँ जनसंख्या भी विकासशील देशों की तुलना में कम रहती है। अब आयु संरचना के प्रभाव। असंतुलित आयु संरचना के कारण किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है उनमें बच्चों की संख्या अधिक होती है और इनमें आर्थिक विकास भलीभांति होता रहे तो यह ऊंचा प्रतिशत एक प्रकार से लाभदायक भी होता है, क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन में आपको अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है और ज़्यादा जनसंख्या होगी तो आपको श्रम जो है वो सस्ता प्राप्त होगा और आर्थिक दृष्टि से हमारे ये देश जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। लेकिन अगर ये आर्थिक दृष्टि से जनसंख्या हमारे कार्य में नहीं आ रही है तो ये एक तरह से हमारे देश के आर्थिक संसाधनों पर बोझ भी होता है कि जैसे हमारी अधिकांशतः जनसंख्या यदि अपने परिवार पर निर्भर है या सरकार पर निर्भर है तो और कोई भी आर्थिक कार्य का योगदान वो देश के लिए नहीं कर रही है तो उसमें आपके वो जनसंख्या आर्थिक संसाधनों पर बोझ के रूप में हो जाती है। अब जैसा कि भारत, मैक्सिको, ब्राज़ील अथवा फिलीपींस में ये देखने को आता है, इन देशों में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत 40 है। अधिक विकसित देशों में वृद्धों का प्रतिशत अधिक होने से भी भार स्वरूप हो जाते हैं और विकसित देशों में बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण भी भार स्वरूप हो जाते हैं। तो दोनों ही संरचना जो हैं या तो कम एज के बच्चे ज़्यादा होना या अधिक उम्र के लोग ज़्यादा होना, दोनों ही आपके देश के आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए हमें बैलेंस संरचना की ज़रूरत होती है। वो ज़्यादातर आपके मीडियोकर जो होते हैं, मध्यम स्थिति वाले जो राज्य, जैसे विकसित देशों में भी जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण विकसित देशों में वृद्धों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ आर्थिक आधार डगमगाता है, कारण कि वो वृद्धों को प्रति माह पेंशन देते हैं। उनकी देखरेख के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने पड़ते हैं क्योंकि वृद्धों को भी केयर की ज़रूरत होती है और उम्र बढ़ जाने से वो बहुत अधिक कार्य तो कर नहीं पाते हैं, तो आर्थिक लाभ उनसे कोई नहीं मिल रहा होता है और उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, उनकी देखभाल सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। तो विकसित देशों में तो वृद्ध जनसंख्या भार स्वरूप है और विकासशील देशों में चूँकि बच्चों के जन्म पर कोई पाबंदी वो लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि अशिक्षा है, उन्हें पता ही नहीं है कि बहुत अधिक जनसंख्या, बहुत अधिक बच्चे पैदा करने से हमारा घर की आर्थिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। ये सारी सोच शिक्षा से आती है और चूँकि शिक्षा का स्तर विकसित देशों में अभी भी बहुत नीचे है, इस कारण से वहाँ भी जनसंख्या जो आर्थिक एक्टिविटी नहीं कर रही है, जो आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं है, वो सारी जनसंख्या देश के आर्थिक संसाधनों पर भार स्वरूप होती है। तो आज इतना ही, इससे आगे का टॉपिक मैं कल के वीडियो में कंप्लीट करूँगी। आप लोग इसको ध्यान से देखें, कुछ प्रॉब्लम हो तो फ़ोन पर मुझसे बात करें। धन्यवाद।